भारत की अर्थव्यवस्था ने दूसरी तिमाही यानी क्वार्टर टू में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। जुलाई सितंबर तिमाही यानी क्वार्टर टू में देश की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जबकि अनुमान 7.4% का था। सालाना आधार पर आंकड़ों को देखें तो जीडीपी ग्रोथ 5.6% से बढ़कर 8.2% हो गई, जबकि तिमाही आधार पर यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह 7.8% से बढ़कर 8.2% दर्ज की गई है। इसी तरह जीवीए ग्रोथ भी मजबूत रही है और सालाना आधार पर 5.8% से बढ़कर 8.1% हो गई है, जबकि तिमाही आधार पर यह आंकड़ा 7.6% से बढ़कर 8.1% रही है। अब इसी पूरे मामले को, जीडीपी के आंकड़ों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी जुड़ने वाले हैं, अगर पीसीआर से अनुरोध करेंगे। तो आकाश जिंदल साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश सर, आपका बहुत स्वागत है मनी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद जी, ओवर टू यू सर। कैसे देख रहे हैं इन आंकड़ों को? कहा जा रहा है कि 6 तिमाही के बाद ऐसे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। ओवर टू यू सर। See, I think these are brilliant numbers. Now, on a comparative basis, we are doing better than any comparable economy. Now, you compare us with the biggest economy in the world, US. US ने पहले क्वार्टर में 2025 के जनवरी टू मार्च नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। अब आप कंपेयर कीजिए हमें दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी से। 2023, 2024 दोनों साल लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। आप कंपेयर कीजिए जापान के साथ, इसी पर्टिकुलर क्वार्टर का डेटा जापान का नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। कंपेयर कीजिए हमें यूके के साथ, सितंबर और अक्टूबर 2024 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। कंपेयर कीजिए हमें चाइना के साथ, जिस वक्त का ये डेटा है उस समय चाइना में डिफ्लेशन चल रही थी, चीजों के दाम कम हो रहे थे। और ये खुशी की बात नहीं, दर्द की बात है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था बाजार जाके सामान खरीदने थे। तो मैंने आपको सबसे बड़ी 3 इकोनॉमीज 1, 2, 3 का डेटा दिया, उसके बाद 5th का दे दिया, 6th का डेटा दे दिया। क्या कोई भी इकोनॉमी हमारे सामने खड़ती है? और सबसे इंपॉर्टेंट, ये उस क्वार्टर का डेटा है जब टैरिफ लग रहे थे। अमेरिका उस समय 25+25, 7 अगस्त 27 अगस्त कोई नहीं भूला, वो टैरिफ लगे थे, उस पीरियड का ये डेटा है। और अभी तक जीएसटी में जो 2 स्लैब्स हमने खत्म किए थे, उनका इंपैक्ट उस क्वार्टर में नहीं आया था। उनका इंपैक्ट आते आते तो समय लगा है, क्योंकि वो 23 सितंबर शायद डेट थी जिससे उनका इंपैक्ट आना शुरू हुआ है। तो उस क्वार्टर की ये जीडीपी ग्रोथ है, तो दिखा रहा है हिंदुस्तान किस रफ्तार से बढ़ रहा है, जब सारी दुनिया में स्लो डाउन है। स्लो डाउन क्या, कई जगह तो रिसेशन भी थी जी। सारी दुनिया में जियोपॉलिटिकल इश्यूज पूरे तनाव में थे। आज हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर रहे हैं जो पूरी इंटेंस हो चुकी है। उस समय इजराइल का इशू भी चल रहा था, क्वार्टर 2 याद कीजिए, उस समय और भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी। और सबसे ऊपर टैरिफ हिंदुस्तान के तो आपको गिना दिए, ग्लोबल इकोनॉमी में टैरिफ की वजह से हड़कंप मचा हुआ था, डी डॉलराइजेशन चल रही थी, एक दूसरे कंट्री के ऊपर ट्रस्ट कम हो रहा था। उस क्वार्टर का ये डेटा है, तो क्लियरली बता रहा है कि हेड्स एंड शोल्डर्स इंडियन इकोनॉमी ना सिर्फ अपने पीयर्स से, अपने से बड़ी इकोनॉमी से सबके मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही थी। तो बात बार बार मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.com की तरफ से कही जाती है, इंडियन इकोनॉमी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अभी तक कहते थे अमंगस्ट कंपेरेबल इकोनॉमीज, अमंगस्ट बिगर इकोनॉमीज। अब आप मुकाबला कीजिए, मैंने सबसे बड़ी इकोनॉमीज का डेटा आपको दिया, अब आप पड़ोस में आ जाइए, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी इकोनॉमी से कंपैरिजन कर लीजिए, कोई भी हमारे सामने नहीं ठहरता। तो यहाँ की कंजम्पशन, यहाँ की बाइंग की स्ट्रेंथ, यहाँ की जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, जो इसने पॉजिटिव स्टेप्स उठाए हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, चाहे मैन्युफैक्चरिंग को लेके, उसका जलवा कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है। ये ग्रोथ उस समय में है जब ग्लोबल स्लोडाउन चरम पे था। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्लोबल स्लोडाउन कम हो गया, अभी भी अमेरिका जैसी इकोनॉमी 4.4% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे इन्फ्लेशन वहां बढ़ी हुई है, वहां बहुत बड़ा संग्राम चल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कम कर पाएंगे नहीं। अमेरिका शटडाउन के थ्रू गुजरा। चाइना में हल्की हल्की सी इन्फ्लेशन आई है जिससे वो छलांगे लगा रहे हैं। जर्मनी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, जापान करेंसी को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। तो जब दुनिया स्ट्रगल कर रही है, हम ग्रो कर रहे थे। इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका दूसरा मतलब ये है ग्लोबल मनी अब हिंदुस्तान की तरफ चल के नहीं आएगा, दौड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर, व्यापारी वहां जाता है जनाब जहां ग्रोथ मिलती है। चाहे ग्लोबल एफडीआई मनी हो जो कि स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट होता है, चाहे पोर्टफोलियो मनी हो जो स्टॉक मार्केट में आता है, जिसे हम एफपीआई कह देते हैं। वैसे भी एफपीआई स्टॉक मार्केट की बात करें, अक्टूबर के अंदर हमारे यहाँ
मेजर एफपीआई के फ्लोज हुए हैं हमारे स्टॉक मार्केट्स के अंदर। तो अब ग्लोबल इकोनॉमी एक तरह से पूरा का पूरा एक आपस में इंटरकनेक्टेड एक विलेज है। तो अब ग्लोबल इन्वेस्टर कहां जाता है? ग्लोबल इन्वेस्टर जनाब व्यापारी वहां जाता है जहां उसको ग्रोथ मिलती है, तरक्की मिलती है। तो अब हम क्लियर कट कह सकते हैं जनाब, विदाउट एनी एरोगेंस, वी आर द वंस हु हैव ग्रोथ। हम तरक्की वाले लोग हैं, हमारा मुकाबला कहीं नहीं है। मैंने आपको बड़ी इकोनॉमीज का बता दिया, मैंने आपको नेबर्स का बता दिया। आज आप किसी भी इकोनॉमी से हमें कंपेयर कर लीजिए। आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी स्ट्रगल कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में क्या कुछ हो रहा है इकोनॉमी में हमें पता है। ओपेक कंट्रीज वहां भी स्ट्रगल हो रही है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल के रेट कम हो गए। क्रूड ऑयल के रेट तो ये बात की जा रही है कि ब्रेंट क्रूड के $30 तक ना पहुंच जाए। अब क्रूड ऑयल के रेट कब कम होते हैं? जब ग्लोबल इकोनॉमी में उनकी डिमांड कम होती है। ग्लोबल इकोनॉमी में डिमांड कम होती है जब ग्लोबल इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही होती है, ग्लोबल इकोनॉमी में पेसिमिज्म होती है। गोल्ड के रेट अभी हमने देखा अक्टूबर में किस तरीके से बढ़े। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में घबराहट थी। ग्लोबल इकोनॉमी सेफ हेवन एसेट की तरफ भाग रही थी, हेज की तरफ भाग रही थी। तो ग्लोबल इकोनॉमी में घबराहट थी, सेफ हेवन एसेट तलाशा जा रहा था। वो कब होता है? जब ग्लोबल इकोनॉमी दिक्कत में होती है, तकलीफ में होती है। कहने का मतलब, द पॉइंट व्हिच आई वांट टू ड्राइव होम इज, वी हैव एग्जिबिटेड दीज नंबर्स इन सच सर्कमस्टांसेस व्हेन आवर peers, bigger economies, smaller economies, neighboring economies, they were struggling and we performed very well. ये तो वो वाली बात है जनाब की कोई T20 मैच हो रहा है, एक टीम पूरी 150 पे आउट हो गई और दूसरी टीम का एक ही बल्लेबाज 152 रन बना के नॉट आउट खेल रहा है। तो आई थिंक द नंबर स्पीक फॉर इटसेल्फ। हमारी ग्रोथ दुनिया के सामने क्लियरली रिफ्लेक्ट होगी। जी, मैं आकाश जी एक चीज़ समझना चाहूँगा। अगर हम दोनों तिमाहियों को देखें, Q1 और Q2, तो एवरेज ग्रोथ अगर देखी जाए इन दो तिमाही में तो 8% पे आती हुई दिखाई दे रही है। पहले 7.8% रही, अब 8.2% रही। दोनों बार हमने ये देखा कि आरबीआई या हम जो तमाम, चाहे रॉयटर्स का पोल हो या दूसरे पोल्स हो, उन सब में 7.3%, 7.4% तक की बात कही जा रही थी इस क्वार्टर के लिए, सेकंड क्वार्टर के लिए। मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि अनुमानों में भी इतना वेरिएशन किस तरह से आ रहा है कि 7% की बात की जा रही थी, 8.2% आ रहा है। उधर भी पहले 6.5% की ग्रोथ की या इस तरह की बातें आरबीआई खुद कर रहा था, और ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेशन को मीट भी नहीं कर रही, ओवर एक्सपेक्ट मतलब उससे भी कहीं बियॉन्ड ग्रोथ जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जहां पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है? और एक चीज़ और पूछूंगा कि क्या अगर 2 क्वार्टर में 8% की ग्रोथ आई है, तो क्या अब हम ये मानकर चलें कि रिमेनिंग जो 2 क्वार्टर अब बचे हुए हैं वहाँ पर भी अगर अब ये तीसरा क्वार्टर में आपको जीएसटी का भी असर दिखाई देगा, साथ में दिखाई देगा शादियों का 45 दिनों में 45 लाख और 60 लाख के आसपास शादियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या इनका असर तीसरे क्वार्टर में और चौथे क्वार्टर में अगर हम मिलाएं तो क्या 7.5% या 8% के आसपास ग्रोथ पहुंचती हुई दिखाई देगी हमको? प्रवीण जी, मैं जब से जीडीपी का डेटा आया लगातार फॉलो कर रहा हूं, लेकिन बड़ी खुशी हुई है, इतना क्वालिटी क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा मेरे दोस्त। आई एम सो हैप्पी दैट देयर इज समबडी हु इज आस्किंग मी सो क्वालिटी क्वेश्चंस। बिल्कुल आपने सही कहा, जो अनुमान थे, एक्सपेक्टेशंस थे, वो बीट हुई है प्रवीण जी। और वो क्यों हुई है उसका जवाब ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी का जो स्लो डाउन था, ग्लोबल इकोनॉमी में जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे थे, और हिंदुस्तान, प्रवीण जी आप एक नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, आप जानते हैं अगस्त में हमारे साथ क्या हुआ है। 7 अगस्त को कितना टैरिफ एप्लीकेबल हुआ है, 27 अगस्त को कितना टैरिफ एप्लीकेबल होगा, आप जैसे नॉलेजेबल व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में सब लोग ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं इंडिया की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होगी। नंबर 1, ग्लोबल हालात अच्छे नहीं थे। मैंने आपको जो है पीयर ग्रुप कंट्रीज के नंबर्स बताए। नंबर 2, टैरिफ का वक्त था, और अगस्त में अगर देखें टैरिफ की मार सबसे ज्यादा हिंदुस्तान पे पड़ रही थी। नंबर 3 जो है, हालात ये थे कि जियोपॉलिटिकल समस्याएं का सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। रशिया यूक्रेन वॉर, हर 15 दिन बाद हम सुन रहे थे कि सॉल्यूशन आने वाला है, लेकिन इंटेंस होती जा रही थी। इजराइल का इशू भी उस समय चमक रहा था। तो कहने का मतलब है बहुत पेसिमिज्म का माहौल था ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को लेके और हिंदुस्तान को लेके भी। यही वो वक्त है जब सोने को लेके ऑप्टिमिज्म आई। हालांकि अक्टूबर में ज्यादा तेजी आई, बट सोना भी आप जानते हैं तभी बढ़ता है जब घबराहट होती है, पैनिक होता है। तो कहने का मतलब है माहौल पैनिक का था, माहौल सबड्यूड था, माहौल पेसिमिज्म का था। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के सारे इकोनॉमिस्ट
इंक्लूडिंग आकाश जिंदल, इस चीज से लेके कहीं ना कहीं थोड़े से घबराहट में थे, पैनिक वर्ड नहीं कहूंगा, अनईजी थे कि जिस तरह के टैरिफ हमें उस समय सिंगल आउट करके ऑलमोस्ट लगाए गए थे। तो इसलिए मेरे हिसाब से अनुमानों को हमने बीट किया, लेकिन दुनिया ने यहां प्राउडली कहूंगा हिंदुस्तान की कंजम्पशन और बाइंग की स्ट्रेंथ नहीं देखी है। एक चीज आपने देखी होगी, 23 सितंबर के बाद क्या हाल हुआ। 23 सितंबर से जैसे ही हमारे जीएसटी के 2 स्लैब खत्म हुए, आई हैव बीन टॉकिंग टू सर्टेन ऑटोमोबाइल डीलर्स, हालत ये हो रही थी कि एक ऑटोमोबाइल डीलर मुझे बता रहा था कि उनके शोरूम में इतने विजिटर्स आ गए थे, दे हैड टू हायर अ रेस्टोरेंट फॉर द एंटायर डे टू मेक द विजिटर्स, इतनी गाड़ियों की बुकिंग आ गई थी। Another automobile dealer told me that he had to hire a restaurant close to his agency where he had snacks and soft drinks for his customers, कि आप यहां बैठ के जनाब बुकिंग कीजिए। तो जो इंडिया की इकोनॉमी की बाइंग है, कंजम्पशन है, वो स्ट्रेंथ दिख रही थी, और ग्लोबल इकोनॉमी का हिंदुस्तान पे असर नहीं हुआ, वो दिख रहा था। और यूएस के टैरिफ्स की बात करें, यूएस के टैरिफ्स को हमने बहुत अच्छे से प्रयोग किया, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कर ली उस वक्त में। हमारे जो है एक्सपोर्टर्स पहले से कुछ हद तक सजग थे, सरकार भी कॉशियस थी, तो बहुत से और नई कंट्रीज हमने खोली, उनको एक्सपोर्ट किया। अब होगा क्या, अब यूएस के साथ हमारी डील भी हो जाएगी, संभावना इसकी है, टैरिफ कम होने की संभावना है, 15% तक आ जाए, शायद तो 50% हो गए थे, तो वहां भी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, और नए जो हमने फ्रंट खोल लिए हैं उनसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो रादर यूएस के टैरिफ भी हमारे लिए एडवांटेजेस साबित होंगे। तो इस वजह से जो है हम जो थोड़ी पेसिमिज्म थी उस तरह के एस्टिमेट नहीं थे। अब रहा दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में आपने एक बड़ी अच्छी चीज ऐड की है, शादियों का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये पोस्ट दिवाली बाइंग है, नॉर्थ इंडियन मैरिज सीजन साहा, उसके अंदर बाइंग, चाहे शादियों पे होने वाला खर्च एक कॉमन प्लेस है आज की तारीख में, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, लखनऊ, कहीं भी जाए शादी पे 40-40 डिशेस सर्व होना, वो सही है नहीं है वो अलग गलत है, आइडियलिस्टिक है नहीं है वो अलग गलत है, बट जीडीपी ग्रोथ उससे बढ़ती है। फिर शादियों के टाइम एपरेल्स की बाइंग होती है, गाड़ियों की बाइंग होती है, ज्वेलरी की बाइंग होती है, दुनिया भर की बाइंग होती है, फिर उसके साथ रिलेटेड टूरिज्म भी है। आजकल तो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं, तो वो टूरिज्म भी उसके साथ ऐड हो जाती है कहीं ना कहीं, तो वो उसने उसको ग्रोथ दी है, उस ग्रोथ को हवा दी है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात इसके साथ और ऐड कर दूं, जीएसटी के जो 2 स्लैब हमने खत्म किए हैं, उसका एडवांटेज ना सिर्फ नवरात्र, ना सिर्फ प्री दिवाली, बल्कि पोस्ट दिवाली, पोस्ट मैरिज सीजन भी चमक के आ रहा है। अभी भी बाइंग और कंजम्पशन हिंदुस्तान में हाई नंबर्स में हो रही है, हमारी इकोनॉमी की कंजम्पशन की स्ट्रेंथ दिख रही है। आप देखिए, कंपेयर कीजिए हमें चाइना से। 2015 से पहले जब मैं ग्लोबल फोरम में जाता था, चाइना का नाम लिया जाता था, अब चाइना कहां पे है? हालात ये थे मेरे दोस्त, चाइना में वहां बाजारों में कस्टमर नहीं था। डिफ्लेशन क्यों हुई वहां पे? ऐसा नहीं है कि चाइनीज इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, रादर पीपल डिडंट हैव मनी टू गो टू द मार्केट्स एंड बाय थिंग्स। और यहां देखिए क्या हालत है, किस तरीके से बाइंग हो रही है, किस तरीके से कंजम्पशन हो रही है। ये सारे मल्टीनेशनल जो हैं क्यों आ रहे हैं हिंदुस्तान, क्यों हिंदुस्तान की मार्केट्स में आ रहे हैं? दे नो दैट वी हैव कस्टमर्स, वी हैव द नंबर्स। जी, मैं आपने डिटेल में चीज़ें तमाम बताई। 2-1 चीज़ों को आपसे समझने की कोशिश हम करेंगे। एक तो बात आ जाती है कि पिछले साल की अगर हम इसी क्वार्टर को देखते हैं तो 5.4% की ग्रोथ हमने देखी थी और अब 8.2% की ग्रोथ आई, तो एक बड़ा जंप वहाँ से हम देख रहे हैं। लेकिन सर एक चीज़ जो है जो थोड़ी समझने वाली है वो ये है कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर को देखें 3.5% की एग्री ग्रोथ रही है, जो 4.1% थी आपकी लास्ट ईयर। ये हम ग्रोथ तब देख रहे हैं जबकि आरबीआई खुद बार बार कह चुका, सरकार बार बार ये बात कहती है कि मॉनसून हमारे पिछले साल के ही अगर हम एंड से देखेंगे तो मॉनसून लगातार अच्छा रहा है, प्राइसेस कूल ऑफ हुए हैं, लेकिन एग्री ग्रोथ में क्या इश्यूज हैं सर? एक वो आप चीज़ बताइए। दूसरी चीज़, एक मैन्युफैक्चरिंग को समझना चाहेंगे। पिछले साल अगर हम इसी क्वार्टर में देख रहे हैं तो 2.2% की ग्रोथ थी, 9.1% की ग्रोथ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिखाई दी है। ये टर्न अराउंड कहाँ पे नज़र आ रहा है? और तीसरी एक जो चीज़ है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का है, जो 7.9% पे आया है, 6.4% था। पीएफसीई का की जो ग्रोथ है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, तीनों चीजों को हम सेग्रीगेट करके चलते हैं जी। सबसे पहले एग्रीकल्चर की ग्रोथ। देखिए, एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो रही है, मॉनसून भी अच्छा था, बट एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, ऑटोमेशन को लाना।
ऑटोमेशन को लाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए। किसान भाइयों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, हमारे अन्नदाताओं का, आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर देम। बट सरकार जब एग्री लॉज लेके आई जिसके अंदर ऑटोमेशन एम्बेडेड था, उनको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिला, तो वो बात नहीं बन पाई। अभी भी मुझे लगता है सरकार को हमारे किसान भाइयों के साथ बैठ के संवाद करना पड़ेगा। ठीक है, एग्री लॉज तो खत्म हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन आनी जरूरी है। हुआ क्या कि जब ये एग्रीकल्चर लॉ आए उस समय हमारे किसान भाइयों, अन्नदाता भाइयों के अंदर सरकार को लेके कुछ उनके मन में ऐसी चीजें आई, सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसी अप्रोच रही कि अभी तक वो चीजें उतनी स्मूथली अभी तक फ्लो नहीं हुई हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार को, जो कि आज बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के साथ बैठना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। ठीक है, एग्री लॉज खत्म हो गए, लेकिन ऑटोमेशन लाने के और तरीके हैं। जिन कंट्रीज में एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा यील्ड आ रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, वहां ऑटोमेशन काफी आगे पहुंच गया है, जबकि हमारे किसान भाइयों को उस ऑटोमेशन का फायदा नहीं मिल पाया। और कुछ ऐसे ही चीजें भी रही हैं कि हमारे किसान भाइयों को कुछ जगह प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर मैं ये कहता हूं कि ओनस आता है, किसान भाइयों के साथ बैठे, उनके साथ जो है उनको कॉन्फिडेंस मिले और ऑटोमेशन जो है हमारे खेतों में आए, तो वो एग्रीकल्चर की यील्ड बढ़ा सकते हैं। मॉनसून तो एक चीज है, ठीक है, इरिगेशन का एक तरीका है मॉनसून, बट और बहुत सी चीजें एग्रीकल्चर में अभी होनी बाकी हैं। वो तभी होगा जब साथ में बैठ के चाय पी जाएगी और सोल्यूशन निकाले जाएंगे। अब आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग में सच्चाई ये है कि जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रखा है, मैन्युफैक्चरिंग में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम एक्सपोर्टर्स हो रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोर्टर्स हो रहे हैं, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में तो हमने रिकॉर्ड ग्रोथ की है, और ज्यादा और भी कई मैन्युफैक्चरिंग में हमने ग्रोथ की है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंज्यूमर है। उसके अलावा एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी हमने अच्छा काम किया है, क्योंकि कुछ कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं, जैसे यूरोप है। अब यूरोप पीछे कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग में उस तरह की कंसंट्रेशन नहीं कर पाए। फिर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे यहाँ जो मैन पावर है वो वायबल कॉस्ट पे है। अब कंपेयर कीजिए यूरोप के साथ, यूरोप की कंट्री में वही चीज मैन्युफैक्चर करनी हो, उनको मैन पावर बहुत बहुत कॉस्टली मिलती है। हमारे यहाँ बहुत पूल ऑफ टैलेंट है, हमारे यहाँ यंग इंजीनियर्स हैं, यंग एमबीएस हैं, यंग सुपरवाइजर्स हैं, जो एक वायबल रेट पे काम करने को तैयार है। तो ऐसे में हमारी जो एक यंग वर्कफोर्स है वो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ का काम करती है। कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन का तो आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कंजम्पशन में तो हिंदुस्तान को पहचाना है। जब मैं ग्लोबल फोरम में जाता हूं तो हिंदुस्तान को कंजम्पशन के कारण जो है पहचाना जाता है। इवन जो मुल्क अपने आप को हमारे दुश्मन मुल्क कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी मंडी है, इसीलिए दुनिया उनकी तरफ मेहरबान है। तो कंजम्पशन को वी हैव द नंबर्स। अमेरिका कंज्यूमर इकोनॉमी है, बट उनके पास जो है पॉपुलेशन नहीं है, हमारे पास पॉपुलेशन है। फिर आज क्रेडिट अवेलेबल है। आज देखिए, ये जो यंगस्टर्स 60,000 70,000 के मोबाइल लेते हैं, उनको क्रेडिट फ्लो जो है बहुत इजीली अवेलेबल है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं बिना किसी चीज को प्लेज किए हुए उनको लोन देती हैं, तो वो जो क्रेडिट फ्लो इजीली अवेलेबल है वो भी कंजम्पशन को पुश कर रहा है। जी, एक सवाल और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। आपने शुरुआती जब अपना कमेंट किया तो उसमें बात की कि एफडीआई भी आ रहा है और अब एफपीआई इनफ्लो या एफआईआईस का भी इनफ्लो मार्केट्स में बढ़ रहा है। हमने पिछले साल से अब तक देखा कि अक्टूबर से मार्केट में जो गिरावट शुरू हुई 27 सितंबर के बाद, तो फिर वो थमी नहीं, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स ने फिर एक बार 86,000 का लेवल बनाया, नए रिकॉर्ड्स पे मार्केट पहुंचे। क्या ये नंबर्स जो जीडीपी के नंबर आ रहे हैं और जो बात आप भी कह रहे हैं, क्या मार्केट्स में अब एक बड़ी रैली यहाँ से वन साइडेड अब एफपीआईस के इनफ्लो के जरिए हमको दिखाई दे सकती है? अब मुझे लगता है, देखिए मार्केट्स क्या है, इक्विटी मार्केट्स या रियल एस्टेट मार्केट, क्योंकि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन इक्विटी मार्केट्स का, तो पहले उसको एड्रेस करूंगा। मार्केट्स क्या है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है रिफ्लेक्ट करती है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जब इतनी अच्छी आई है तो जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, कॉर्पोरेट नंबर्स का समेशन है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब इतनी अच्छी आई है तो उसका मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा। और फिर मैंने आपको राइवल्स का डेटा दिया। मार्केट्स जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहां इन्वेस्ट करेंगे? एशियन टाइगर्स की बात कर लीजिए आप, जो बड़ी इकोनॉमीज की बात कर लीजिए, हमारे नेबर्स की बात कर लीजिए, ऐसी इकोनॉमी बांग्लादेश जैसी इकोनॉमी जो एक समय हिंदुस्तान से कुछ फील्ड में आगे निकल रही थी, उनकी बात कर लीजिए। तो आज जब हमारे बराबर कोई कंपेयर कर ही नहीं रहा, यूएस, जर्मनी,
जापान, चाइना, यूरोप, सब जगह का डेटा मैंने आपको दिया, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज का डेटा भी आपको दूंगा मैं। जी। ऐसे में जो है साउथ ईस्ट एशिया भी जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो मार्केट्स कहां पैसा लगाती है, बात वही आ जाती है, व्यापारी चाहे उसने फैक्ट्री में लगाना हो चाहे शेयर मार्केट में, व्यापारी पैसा वहां लगाता है जहां उसे ग्रोथ दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है जब ग्रोथ यहाँ पे है तो इन्वेस्टर जो है यहीं पे पैसा लगाएगा। तो आई थिंक मार्केट्स के अंदर काफी फ्लो आने की उम्मीद है। जहां तक आपने कहा मार्केट्स के अंदर रैली, मार्केट्स के अंदर यहां से मुझे पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ दिखती है। रैली कितनी बड़ी होगी, क्योंकि ऑल टाइम जो हाई है उसको हम ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं। तो रैली कितनी ज्यादा बड़ी होगी दैट ओनली टाइम वुड टेल, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि सेफ हेवन एसेट में भी पैसा गया है, गोल्ड में आगे भी पैसा जा सकता है, फिर जो है करेंसीज के लिए भी हेज क्रिएट किए जा रहे हैं। तो रैली कितनी बड़ी होती है, कितना लंबा होता है, वो ग्लोबल फैक्टर्स बताएंगे, वो ग्लोबल कंडीशन बताएंगी। बट फिलहाल ये जरूर है कि मार्केट हमारी जो है इसके अंदर जो आपने एक पॉइंट किया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा हिंदुस्तान आएगा, इसकी बहुत बड़ी उम्मीद लगती है। क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या हैं, उन्होंने देखना है ग्रोथ, वो पैसा वहां लगाएंगे जहां ग्रोथ है। और ग्रोथ हमने सस्टेन्ड वे में दिखाई है, लगातार रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट ग्रोथ हम दिखा रहे हैं। 8.2% से ज्यादा अच्छे नंबर्स क्या होंगे, जाहिर सी बात है जो है बहुत अच्छे नंबर्स हम दिखा रहे हैं। जी। एक लास्ट सवाल आकाश सर, बहुत बड़ा इवेंट है, अगले महीने जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, तो जो जबरदस्त जो रोबस्ट नंबर आए हैं सर वो क्या रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है सर कि 0.25% के आसपास की जो है रेट कट की और उम्मीद की जा रही है, तो आरबीआई एमपीसी में क्या उम्मीद बढ़ाकर रखी जाए सर? विशाल जी, अब इसके दो फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए रेट कट करना, दूसरा होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब जीडीपी ग्रोथ तो ऑलरेडी बूस्टेड है, तो ग्रोथ के लिए इंजेक्शन देना उतना जरूरी अब नहीं लग रहा, ठीक है ना। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, तो ऐसे में रेट कट किया भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 50% चांसेस है। दूसरा, यूएस को बड़े ध्यान से देखा जाएगा, फेड के अंदर क्या होता है, क्योंकि फेड पे सारी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। बट अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी को रेट कट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं लगती। आप देखिए बिना रेट कट के ही वी आर शोइंग ग्रेट नंबर्स। और फिर हिंदुस्तान ऐसा कंट्री है जहां फूड इन्फ्लेशन भी हमने काबू में रखनी होती है। हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तरक्की की बातें कर रहे हैं, बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन विशाल जी हमें नहीं भूलना चाहिए हमारे यहाँ बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन भी कितने परसेंट हमारे भाई बहन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके लिए फूड इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करने से पहले उस चीज का ध्यान भी रखा जाएगा, क्योंकि हमने उनके लिए फूड इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने देनी। क्योंकि एक तरफ ठीक है हिंदुस्तान दिख रहा है जहां यंगस्टर 60,000 80,000 के मोबाइल ले रहे हैं, जहां लोग गाड़ियों के लिए दौड़ लगा रहे थे 6 लाख 8 लाख 10 लाख की, जहां गुड़गांव गुरुग्राम जैसे इलाके में 8-8 करोड़ के 15-15 करोड़ के फ्लैट बुक हो रहे थे। वो सारी चीजें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, बट साथ ही साथ जो हमारे बीपीएल भाई बहन हैं वो भी नंबर्स में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में उनकी फूड इन्फ्लेशन का ध्यान भी हमने रखना है। तो आई थिंक अभी मैं 50-50 कहूंगा, बाकी ग्लोबल सिनेरियो को भी देखा जाएगा। जी आकाश सर, एक लास्ट कमेंट दे दीजिए। कई लोग जो है इन आंकड़ों पर भी सवाल उठा रहे हैं सर। कई रिपोर्ट्स में ये आती है कि जो सीपीआई को कहा जा रहा है कि 0.25% के आसपास आ गई, और अभी जो जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं, कई लोग जो है इन पर भी सवाल उठाते हैं, तो उनके लिए क्या एक लास्ट कमेंट आपका होगा कैलकुलेशन मेथड को लेकर? किसको सर सीपीआई के जो आंकड़े, महंगाई दर के जो आंकड़े आ रहे हैं, तो वो कहा जाता है कि 0.25% है। लोग कहते हैं कि हम जब बाजार में खरीदने जा रहे हैं, जब हम धरातल पर जो जाते हैं, तो वहाँ जो है महंगाई मुझे बहुत लगती है। तो सरकार के आंकड़ों पर भी सवाल उठते हैं। तो इसी तरह जो जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर भी देखिएगा, 1-2 दिन के बाद ही कई मीडिया रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी जो बताती हुई दिखेंगी कि इतनी तेजी कैसे आ गई। तो उस पर आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो जीडीपी ग्रोथ के डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। जीडीपी ग्रोथ के अंदर टेम्परिंग करना आज के सिस्टम के हिसाब से, आज के अकाउंटिंग नॉर्म्स के हिसाब से, जब सारी चीजें मॉनिटर्ड हैं, टैक्स कलेक्शन आती है, जीएसटी कलेक्शन आती है। एक चीज आपको और बता दूं जिससे जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों की जेन्युइनिटी आपको दिख जाएगी। जीएसटी जब 2 स्लैब्स हमने कम किए हैं, स्केप्टिसिज्म हो रही थी कि जनाब जीएसटी कम हो जाएगा। मैंने उस समय तमाम चैनल, आपके चैनल पे बोला था जीएसटी कम नहीं होगा। अक्टूबर का जीएसटी कलेक्शन देखिए 1.95 लाख करोड़। ये जीएसटी कलेक्शन कहां से आता है? जब सेल हुई है, जब नंबर्स आए हैं। व्यापारी अपनी जेब से जीएसटी नहीं जमा करेगा, व्यापारी का जब माल बिका है तब जाके जीएसटी जमा करेगा ना वो। तो कहीं ना कहीं जो है नंबर्स जो है सेल हो रही है, चीजों की सेल हो रही है। 2 व्हीलर की सेल के आप नंबर देखिए। तो जीडीपी ग्रोथ के जो डेटा है
उसको लेके तो मुझे कोई भी शक नहीं है। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन मैं मानता हूं, इन्फ्लेशन कैलकुलेशन के डेटा में कुछ पहले चेंजेस की गई हैं और अब भी फर्दर कुछ चेंजेस होनी चाहिए। जमीन पे, धरातल पे जिस तरीके से इन्फ्लेशन है, वो लोग जी रिलेट नहीं कर पाते। पहले के मुकाबले आज सीपीआई जो है कहीं ज्यादा अच्छी है, कहीं ज्यादा सही तरीके से मेजर होती है, बट अभी भी मेरे हिसाब से सीपीआई कैलकुलेशन के अंदर और चेंजेस और एडवांसमेंट और चीजें आने की आवश्यकता है। तो सीपीआई कैलकुलेशन को लेके मैं तो चाहूंगा कि उस फॉर्मूले को थोड़ा सा ब्रॉड बेस किया जाए, वेटेज को, कुछ चीजों को चेंज किया जाए। तो आई थिंक जो लोगों का जो आज लाइफस्टाइल और कंजम्पशन है ना, वो पहले 5 साल के मुकाबले काफी चेंज हो गया। आप खुद देखेंगे विशाल जी, आपके परिवार, आपके दोस्त के परिवार, कहीं भी देखेंगे 5 साल पहले, 10 साल पहले जो कंजम्पशन होती थी, आज कंजम्पशन उसके मुकाबले बहुत ज्यादा चेंज हो गया। कंजम्पशन का पैटर्न जो है चेंज हो गया। रेडीमेड अपैरल्स हम कितने लेते हैं, फास्ट फूड घरों में कितना आता है, किस तरीके से जो है हर इवेंट जो है किसी दोस्त रिश्तेदार का रेस्टोरेंट के अंदर सेलिब्रेट हो रहा है, जो पहले घर के अंदर सेलिब्रेट होता था। दिवाली गिफ्ट्स की शेप देखिए किस तरह की हो गई है। तो जी। कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लेशन के जो कैलकुलेट करने का तरीका है और पर्टिकुलरली वेटेज चीजों की, उसके ऊपर जो है कुछ एनालिसिस करने की और कुछ ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत है, ये मैं मानता हूं। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया सर। ओवर टू यू प्रवीण सर, आप कैसे देख रहे हैं सर जीडीपी आंकड़ों के जो है, आपका भी जो एक राय लेना बहुत जरूरी। देखिए कुछ फैक्टर्स सामने आ रहे हैं सर, सारी बातों का अगर लपूलुआब देखा जाए तो कहा जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। दूसरा फैक्टर जो कहा गया है कि जो सरकारी कैपिटल खर्च यानी जो केपेक्स है वो मजबूत हुआ है, और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट में जो है जबरदस्त वृद्धि हुई है। लेकिन चिंताजनक बात ये कही गई सर, आ रही है सामने कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और जो शहरी डिमांड को लेकर जो समस्याएं हैं वो बदस्तूर अभी भी जारी है। ओवर टू यू, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, दूसरी तिमाही में जो शहरी डिमांड है वो उसके कमज़ोर रहने की बात हो सकती है, रही हो। मैं इस जो पूरे के पूरे ग्रोथ के नंबर्स में एक रिवाइवल है, उसके पीछे एक बड़ी वजह मानता हूँ जो सरकार ने इसी फरवरी में 12 लाख रुपए तक की जो टैक्स छूट दी थी सैलरीड लोगों को, इसने पूरे देश में एक जो ग्रोथ के टर्न अराउंड करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आप पहली क्वार्टर की नंबर, और इसी वजह से मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि सरकार को भी या आरबीआई को भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि लोग किस तरह से अचानक से लोगों ने खर्च करना शुरू किया या उस लेवल पे फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में तेजी आई। आप समझिए कि 9.1% वर्सेस 2.2%, तो एक जो बड़ा जंप आया है इस बात की, या जो सरकार ने पॉलिसी का जो कोर्स करेक्शन किया है इसकी रिक्वायरमेंट दरअसल बहुत वक्त से थी, जो सरकार ने फिर स्टेप्स उठाने शुरू किए। उसके बाद आपका 100 बीपीएस का रेट कट आपका आया, हमने आरबीआई के जरिए होता हुआ देखा, और अब फेस्टिव सीजन से ठीक पहले किया। इसमें आप अगर हम ये मानकर चले कि 22 सितंबर से ही पूरी खरीदारी शुरू हुई है और 8 दिन ही हमको इस क्वार्टर में मिले, तो विशाल वैसा नहीं है। ज़्यादातर कार कंपनियां या ऑटो कंपनियां या दूसरी कंपनियों ने जो जीएसटी के बेनिफिट्स थे वो पहले ही शुरुआत कर दी थी उनको देना, क्योंकि कंपनियों ने कहा कि जब 22 तारीख से देना हम उसको पहले इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, क्योंकि तब तक बिक्री होती भी नहीं। कारों की चाहे महिंद्रा हो, चाहे टाटा हो या दूसरी कार कंपनियों ने, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि जो जीएसटी कट से फायदा आपको 22 तारीख के बाद होगा वो आप अभी ही ले लीजिए, जैसे ही सरकार का ये फैसला हुआ कि हमने 2 टैक्स स्लैब खत्म कर दिए। तो ये पूरा का पूरा असर यहाँ पे दिखाई दिया, सरकार के कोर्स करेक्शन का असर दिखाई दिया। और देखिए, अब जो कार सेल्स के ही केवल अगर आप नंबर ले लीजिए, जिस हिसाब से गाड़ियों की बिक्री हो रही है और हुई, और अब शादियों के सीजन में हो रही, वो ये दिखा रहा है कि केवल रूरल कंजम्पशन में तेजी नहीं है, वो शहरी कंजम्पशन में भी तेजी। और अब जब अगली तिमाही के नंबर आएंगे तो वहां आपको अर्बन रिवाइवल भी कंजम्पशन में विशाल होता हुआ दिखाई देगा। तो अगले क्वार्टर में सर इससे भी बहुत बेहतर उम्मीद की जाए, 8.2 को भी सरपास करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इस बार तो वो आंकड़ा भी ऐड हो जाएगा ना सर, जीएसटी बचत महोत्सव वाला, वेडिंग सीजन वाला, जो सीएआईटी की रिपोर्ट है 45 दिन में 65 लाख शादियां होंगी।
डेफिनेटली दिखना चाहिए ये नंबर अगले तिमाही के नतीजों में, लेकिन मैं इससे आगे की बात सोच रहा हूँ विशाल। जो सवाल मैंने आकाश जी से भी किया कि क्या हम अगर 2 तिमाही में 8% की ग्रोथ का एवरेज निकाल कर लेके आए हैं, तो इससे अगली 2 तिमाही में 8% की क्या ग्रोथ के आसपास पहुंच सकते हैं? और अगर ऐसा मान लीजिए तीसरी तिमाही में इसी ग्रोथ के नंबर पर अगर आए 8.2% या 8.1%, जी, तो हमारे पास फिर अगली तिमाही का बर्डन ग्रोथ के लिहाज से कम होगा। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो पूरे साल को अगर आप देखेंगे तो 7% से ऊपर की ग्रोथ हर हालत में मिल जानी आसान होगी सरकार के लिए। ये उन सभी अनुमानों को धराशायी कर देगा जिनमें 6.5%, 6.3%, 6.8% जैसे अनुमान दिए जा रहे थे। ग्रोथ के लिहाज से तब सही मामला निकल कर आएगा जब पूरी साल का ग्रोथ का एक नंबर नजर आएगा। एक और पॉजिटिव खबर आ रही है सर, कॉमर्स सेक्रेटरी और जो है, इसके साथ ही एक और बड़ा सरकार ने जो रिफॉर्म का पुश किया है वो 4 लेबर कोड्स को लागू करने का किया है। अगले कुछ महीनों में हम इसका असर भी इकोनॉमी पे आते हुए विशाल देख सकते हैं। सर एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि कॉमर्स सेक्रेटरी साहब जो हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी साल तक जितने भी जो मामले फंसे हुए हैं, जो विवाद फंसा हुआ है, वो सब जो है सुलझता हुआ दिखेगा। तो अगर ये वाला भी गुडविल फैक्टर अगर जुड़ जाता है तो इकोनॉमी, ना ही सिर्फ इकोनॉमी के लिए, सिर्फ मार्केट्स के लिए और तमाम जो जितने भी फैक्टर्स हैं उनको जो है पुश देता हुआ दिखेगा। डेफिनेटली जी।